हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। मानवी गुड आफ्टरनून, दिव्यांग गुड आफ्टरनून, श्रेयांश, वैभवी, क्रिश, आईजेएसओ एस्पिरेंट। मानवी कर दी क्लास स्टार्ट? ठीक है। कोई डाउट है लास्ट क्लास का? कोई भी डाउट लास्ट क्लास का? हेलो करीना। ठीक है, ठीक है। आजकल ऑडिबल और विजिबिलिटी टेस्ट में खुद ही कर लेती हूँ। कोई डाउट है लास्ट क्लास का? तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन सॉफ्ट पैलेट तक कंप्लीट कर चुके थे। ये इसका एक डायग्रामेटिक व्यू है, ठीक? ओके जानवी। आई वॉज बेसिकली टॉकिंग ऑफ दिस इज वेलम पैलेटाई, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज वेलम पैलेटा, इसी के बारे में बात कर रही थी। दिस इज वेलम पैलेटाई, जो कि इंटरनल लेयर्स को बंद करता है एट द टाइम ऑफ swallowing, ठीक है। So today we will start with the next structure that is present in the buccal cavity, and that part is called as the tongue. Oh Karina, what happened बेटा? करीना क्या हो गया आपको? दिव्यांग, आप पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। बाय द एंड ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी अपन देखेंगे कि आपको सारी चीजें पता होगी। एंड प्लीज बियर विद माय वॉइस टुडे, मेरा थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, कफ एंड हेडेक है कल से। करीना टेक केयर बेटा, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर, गेट वेल सून करीना। Okay, so we'll start with the tongue. So we are done with the palate. Palate forms the roof of the buccal cavity, whereas tongue forms the floor of the buccal cavity. Okay, it is a fleshy muscular structure attached to the floor of the buccal cavity by a flap-like structure called as lingual frenulum. बेसिकली एक रूम है, उसका जो रूफ था वो बनाया पैलेट ने। उसी रूम के फ्लोर को कौन बना रहा है? टंग बना रहा है। टंग खुद कैसा है? टंग खुद एक फ्लैशी मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, मसल्स की बनी हुई है। और ये जो टंग है ये आपके फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैप ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेन्यूलम। सब अपनी टंग को ऊपर पैलेट पे टच करेंगे एक बार ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको एक स्ट्रेच फील दिलवा रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेन्यूलम, और ये आपकी टंग को फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से अटैच कर कर रखता है। यहां तक क्लियर है? पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, anterior part of the tongue is
free while posterior part is attached to a bone, the bone is called as hyoid bone. अब ये पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंसेप्चुअल पॉइंट है, इस बात को अपन समझेंगे, ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, यस, इस बात को अपन समझेंगे। टंग एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये कौन सी मसल है? इट इज अ स्केलेटल मसल, ठीक है। टंग एक स्केलेटल मसल है, हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी इन नेचर है, आप टंग को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। अब जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स होती है ना, ध्यान से इस पॉइंट को समझना, जितनी भी स्केलेटल मसल्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमेशा बोन से अटैच्ड होंगी बाय बोथ द एंड्स। किसी भी मसल का एंटीरियर एंड, किसी भी मसल का पोस्टीरियर एंड, skeletal muscle, it is always attached to the bones, therefore their name is skeletal। और इन मसल्स की मूवमेंट की वजह से, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपका जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है, आप अपनी बॉडी को मूव कर पाते हो। मूवमेंट जब भी होगा, दैट इज इंटायरली ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स वन। जितनी भी स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में है, उनका एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, दोनों हिस्से जुड़े हुए रहते हैं बोन्स के साथ। यहां तक बात समझ में आई? टंग एक ऐसी मसल है जिसका एक एंड तो बोन से अटैच्ड है, बट जो आगे का एंड है ये किसी भी बोन से अटैच्ड नहीं है। सो ये टंग के बारे में एक खास बात है, इसीलिए मैंने यहां लिखा है the anterior end of the tongue is free, that is it is not attached to any bone, whereas the posterior part is attached to a bone and that bone is called as hyoid bone। तो टंग posteriorly आपके neck region की तरफ एक bone से attached है and the name of the bone is hyoid bone। hyoid bone एक ऐसी bone है जो कि unpaired है, unpaired, single, इट इज एन अनपेयर्ड बोन। बोन्स हमेशा पेयर्स में होती हैं, पर हायोइड एक ऐसी बोन है जो कि अनपेयर्ड है। क्या ये पॉइंट यहां तक सबको चमक गया है? क्लियर है ये बात? मानवी, थर्ड पॉइंट क्लियर है? गुड इवनिंग बेटा, क्लियर? देख लो। हाँ शिवांश, मैंने सिर्फ ये ही स्लाइड पढ़ाई है बेटा, सिर्फ यही। मैं रिपीट कर देती हूँ, एक बार जल्दी से सुन लो। क्रिश को चमक गया, वेरी गुड, ठीक है। मानवी दोबारा से सुनो। किसका मूवमेंट कराएगा? टंग। टंग खुद का ही मूवमेंट कर रहा है। टंग एक मसल है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, खुद ही मूव करेगा। टंग किसी को मूव नहीं करवा रहा है, टंग हेल्प करेगा मूवमेंट में जो कि बक्कल कैविटी के अंदर हो रहे हैं। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो टंग फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। टंग क्या कर रहा है? बक्कल कैविटी का फ्लोर बना रहा है। इट इज अ फ्लैशी मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। एंड इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी की फ्लोर से अटैच्ड है बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एंड द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेन्यूलम। आप अपनी टंग ऊंची करके देखो, आपको एक स्ट्रेच फील होगा। तो वो जो स्ट्रेच आपको फील हो रहा है, दैट इज अ फ्लैप ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है, ठीक है। अब एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग जो है, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, आगे का हिस्सा जो टंग का है, इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी बोन, ठीक है, इसीलिए फ्री मूवमेंट है टंग का। पर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग जो है, इट इज अटैच्ड टू अ बोन एंड द नेम ऑफ द बोन इज हायोइड बोन। ये आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज एन अनपेयर्ड बोन, ठीक, क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? ओके, स्ट्रक्चर ऑफ टंग को डिस्कस करने से पहले क्विकली एक बार डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग। आपके हिसाब से टंग का क्या फंक्शन होना चाहिए? स्पीच, है ना, हिंदी में बोलते हैं बहुत जबान चलाती है
है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत जबान चलाती है। तो सबसे मेन काम टंग का क्या होगा, स्पीच। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, स्पीच। दूसरा होगा हेल्प्स इन परसेप्शन ऑफ टेस्ट। तीसरा होगा मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। फिर होगा मूवमेंट ऑफ फूड विद इन द बक्कल कैविटी। लास्ट फंक्शन स्वॉलोइंग। ठीक है, ह्यूमंस के केस में तो नहीं, बट अगर हम एनिमल्स लाइक डॉग्स की बात करें तो टंग बेसिकली हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन। उनके टेम्परेचर रेगुलेशन में टंग बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब है, आप सबने डॉग्स को देखा होगा, कुत्ते क्या करते हैं, बैठ के अपनी जीभ को बाहर निकालकर उससे सलाइवा ड्रूप करते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो सलाइवा ड्रूप वो कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेशन। और ये किसके केस में आपको दिखेगा, ये आपको जनरली डॉग्स के केस में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां मैं लिख देती हूं, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। क्लियर है ये बात? ठीक, तो ये सारे फंक्शंस आपको टंग के क्लियर हैं, जिसमें टेस्ट को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। द परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बड्स। ये टेस्ट जो फूड का आ रहा है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बड्स ऑन द सरफेस ऑफ टंग। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी फंक्शंस टंग के क्लियर है। ड्रूलिंग किसके केस में बात कर रहे हो दिव्यान? छोटे बच्चों के केस में बात कर रहे हो ड्रूलिंग की? जानवी कौन सा पॉइंट वापस से एक्सप्लेन करूं? टेम्परेचर रेगुलेशन। अरे टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं करेंगे, अपन स्वेटिंग नहीं करते हैं, ह्यूमंस स्वेटिंग करते हैं, डॉग्स सलाइवा ड्रूल करके अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं बेटा। द ड्रूलिंग इन डॉग्स इज बेसिकली बिकॉज ऑफ थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए डॉग्स जो हैं वो ड्रूलिंग करते हैं। ठीक है, यस, किसने आंसर दिया है ये? प्रीथा, एब्सोल्युटली राइट। स्नेक्स के केस में टंग बाहर निकलती है और स्मेलिंग में हेल्प करती है। गुड, यस श्रेयांश, इट इज ओनली इन केस ऑफ डॉग्स। ठीक है, इट इज नॉट इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ये डॉग्स के केस में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है। ठीक, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट है तो देख लो। नेक्स्ट we'll talk of is structure of tongue. लिख दूं नोट्स में मैं? यस जानवी, एनएससीजेएस में कुछ भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोल सकती कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। एनएससीजेएस में कुछ भी लॉजिकल चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, मैं लिख देती हूं। इन स्नेक्स tongue is bifid and helps बाइफिड टंग का मतलब ऐसे फोक टंग है, बाइफिड का मतलब फोर्क टंग है ना, ऐसे होती है सांप की जीभ, ऐसे दो हिस्सों में कटी हुई होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बाइफिड। इसको कहते हैं फोक्ड। शांश मैंने लिख दिया है। यस, IJS for aspirant, व्हाट इज योर नेम?
बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, कुछ भी आ सकता है 9 to 12 की कंसेप्ट रिलेटेड, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड। श्रेयांश मैंने स्नेक वाला पॉइंट लिख दिया है। स्नेक जो है वो रेप्टाइल है। रेप्टाइल जो ऑर्गेनिजम्स है उनके सेंस ऑर्गन्स बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते, राइट? तो उनकी टंग जो होती है वो बाइफिड होती है, बार बार सांप अपनी जीभ बाहर निकालता है और जो वॉलेटाइल केमिकल्स हैं उनको लेता है और उससे स्मेलिंग में हेल्प करता है। तो दैट इज द वे इट कैन सेंस कि उसके आसपास कोई डेंजर तो नहीं है। अभिज्ञान, ओके। श्रेयांश बताती हूं कैसे करता है। देखो, अपन स्नेक डिस्कस कर ही रहे हैं तो देखो, स्नेक्स जो होते हैं ना उनका जो पैलेट है ना, उनका जो अपर पैलेट है उसके ऊपर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। द नेम ऑफ द ऑर्गन इज जेकब्सन्स ऑर्गन। स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं तो स्नेक के अपर पैलेट पे, ठीक है, जो उसका जो जॉ है ना, उसके अपर जॉ पर एक ग्लैंड टाइप प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज जेकब्सन्स ऑर्गन। और ये जेकब्सन्स ऑर्गन बेसिकली स्मेल के परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टंग क्या करती है, सांप की बाहर निकलती है, आसपास जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं उन केमिकल्स को कैप्चर करती है, जेकब्सन्स ऑर्गन्स को पास करती है। इससे सांप क्या करता है, एग्जैक्टली स्मेल कर पाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? Jacobson's organ, it is present in case of snake and it basically helps in the process of smelling along with the tongue. तो टंग क्या करती है, केमिकल्स को, वॉलेटाइल केमिकल्स को कैप्चर करती है और जेकब्सन्स ऑर्गन को पास करती है। फिर ये जेकब्सन्स ऑर्गन एक नोज के जैसे फंक्शन करता है और स्मेल के परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेकब्सन्स ऑर्गन का लोकेशन ठीक है, लिख दिया मैंने। वैभवी को क्लियर हो गया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टंग पे आ जाए। ठीक है, क्लियर अभिज्ञान, वेरी गुड। इधर देखो अब, सो दिस इज बेसिकली द टंग। मैं नोट्स लिख दूंगी सारे, पहले आप समझ लो। दिस इज, दिव्यान ने आज बोला है मुझे, मैम 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, है ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, पर डायग्राम्स खुद बना दो, है ना। जैसे जैसे एक वो वीडियो था ना, 100-200 ज्यादा ले लो पर लैंड करा दो, तो वैसे ही अब दिव्यान मुझे बोल रहा है मैम 10 मिनट ज्यादा ले लो पर डायग्राम बनवा दो। तो चलो दिव्यान की बात मान लेते हैं, दिव्यान की बात माननी पड़ेगी। ठीक, सो दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा और पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा, ठीक है। द पोस्टीरियर पार्ट जो टंग का है वो टंग का 1/3 हिस्सा बनाता है और इंटीरियर पार्ट जो है वो टंग का 2/3 हिस्सा बनाता है। टंग को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक है पोस्टीरियर पार्ट और एक है एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो टंग का 1/3 हिस्सा बनाता है और एंटीरियर पार्ट जो है वो टंग का 2/3 हिस्सा बनाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? एंटीरियर 2/3 is called as the oral part, whereas the posterior 1/3 is called as the pharyngeal part. Posterior is called as pharyngeal and anterior is called as oral part, और
in some books you will find it as papillary part also. This part is also called as papillary part. ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे भी मिलेगा. ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग जो है उसके ऊपर छोटे छोटे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी उसका एज सच कोई रोल सिग्निफिकेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन और परसेप्शन ऑफ टेस्ट. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, यहां पर बस एक टॉन्सिल का नाम आपको याद रखना है. द नेम ऑफ द टॉन्सिल इज, द नेम ऑफ द टॉन्सिल इज लिंगुअल टॉन्सिल. तो यहां पर टॉन्सिल प्रेजेंट है. द नेम ऑफ द टॉन्सिल इज लिंगुअल टॉन्सिल एंड इट इज प्रेजेंट इन द फैरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग और द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग. क्या ये बात क्लियर है? व्हाट आर टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स बेसिकली बेटा वो एरियाज हैं जहां पर लिम्फ प्रेजेंट है. ठीक है, लिम्फ प्रेजेंट है, वो एरियाज है जहां पर बॉडी आपकी इंफेक्शन से फाइट करती है, जहां पर WBC और फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. दैट रीजन इज कॉल्ड एज टॉन्सिल्स. ठीक है, ठीक है. लिम्फ के पार्ट मान लो, ये लिम्फेटिक जो सर्कुलेशन होता है इसमें छोटे छोटे लिम्फोइड ऑर्गन्स आप मान सकते हो टॉन्सिल, जिसके अंदर लिम्फ भरा हुआ रहता है. ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? दिव्यांग क्लियर है? मानवी, बहुत देर से कोई भी डाउट नहीं आया मानवी का? ठीक, ठीक है. अब एंटीरियर 2/3 वाला जो पार्ट है इसके बैक साइड पे देखो, एंटीरियर सरफेस के पीछे की तरफ टंग में एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस वी शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस. इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस. ये आप अपनी टंग में भी बहुत आराम से देख सकते हो. अगर आप अपनी टंग को मिरर में देखो तो पीछे की तरफ आपको एक ट्राइंगुलर लाइन दिखेगी एंड दैट ट्राइंगुलर लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस. अब यहां पर अपन एक इंपॉर्टेंट टर्म और सीखेंगे विच इज कॉल्ड एज सीकम, विच इज कॉल्ड एज फोरामेन. सॉरी, विच इज कॉल्ड एज फोरामेन. यहां पर देखो, दिस एरिया, this is known as foramen cecum. This is called as foramen cecum. पूरी बायोलॉजी के अंदर, पूरी मेडिकल साइंस के अंदर कहीं पर भी फोरामेन वर्ड आए तो उस फोरामेन वर्ड का मतलब होता है कि ये वो ओपनिंग है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स एंटर और एग्जिट करते हैं, नर्व्स जो हैं वो एंट्री और एग्जिट करते हैं. सो फोरामेन वो ओपनिंग है थ्रू विच द ब्लड वेसल्स आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग एंड द नर्व्स आर ऑल्सो एंटरिंग एंड एग्जिटिंग. सो फोरामेन एक गैप है जिसके थ्रू एंट्री और एग्जिट होगी. तो जहां सल्कस टर्मिनालिस प्रेजेंट है, जहां पर सल्कस टर्मिनालिस प्रेजेंट है, उस सल्कस टर्मिनालिस के सेंटर पे एक फोरामेन प्रेजेंट है एंड दैट फोरामेन इज कॉल्ड एज फोरामेन सीकम. क्लियर? ठीक है, ओके मुदित, ओके मानवी, श्रेयांश, वैभवी, क्लियर है ये बात? एनी डाउट्स अप टिल हियर? ओके. अब अगर आप अपनी सरफेस ऑफ टंग को देखोगे, है ना, तो उस सरफेस ऑफ टंग के ऊपर आपको छोटी 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 ऐसी आउटग्रोथ्स दिखेंगी, ऐसे. ठीक है, ये वही आउटग्रोथ्स हैं जो सबसे पहले गर्म कॉफी पीने से जल जाती है. ठीक है, सबके साथ हुआ होगा, गर्म कॉफी पी और आप बोलते हो ना मेरी जीभ जल गई. तो जीभ जब जलती है तो मेनली ये जो छोटी छोटी आउटग्रोथ्स हैं टंग की सरफेस के ऊपर, ये क्या हो जाती हैं? ये जल जाती हैं. These outgrowths are called as papilla. इन आउटग्रोथ्स को बोला जाता है पैपिला. ठीक है, ये जो पैपिला है, इन पैपिला के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? These papilla consists of taste buds. ये पैपिला टेस्ट बड्स को इनक्लोज कर रखते हैं और ये हमारी सरफेस ऑफ टंग के ऊपर प्रेजेंट है. कौन सी सरफेस के ऊपर? एंटीरियर 2/3 ओरल पार्ट और दी पैपिलरी पार्ट. इसको पैपिलरी पार्ट बोला ही इसीलिए जाता है क्योंकि इसके ऊपर
पैपिला प्रेजेंट होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर? क्लियर है? ठीक है, क्लियर? चलिए, now we will talk of different type of papilla that is present on the surface of tongue. This is important. ठीक है? Firstly, we'll talk of circumvallate papilla. मुदित, नताली, मतलब जानवी, दिव्यान, मानवी, सबको क्लियर है? सो द फर्स्ट टाइप ऑफ पैपिला दैट विल टॉक इज सर्कमवैलेट पैपिला। नोट्स बनाते चले जाओ, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लार्जेस्ट पैपिला, नंबर है इनका 7 to 8, ठीक है? सबसे कम नंबर में यही प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, ठीक है? जो इंटीरियर 2/3 है, ओरल पार्ट है, उसके पीछे की तरफ, ठीक है? उसमें पीछे की तरफ ये सर्कमवैलेट पैपिला प्रेजेंट है। यहां पर ये जो पैपिला प्रेजेंट है, दीज पैपिला आर कॉल्ड एज सर्कमवैलेट पैपिला। क्लियर? दिव्यांग क्लियर है? ठीक है, आप इसमें ऐड कर सकते हो फाउंड नियर सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? वैभवी क्या पूछ रहे हो बेटा आप? ये पैपिला का नंबर है। आपको बहुत सारी बुक्स में ये 7 से 12 भी मिलेगा, ठीक है? तो रफली 10 से 12, 7 से 8, 8 से 9 ये इनका नंबर होता है। ये जो नंबर मैंने लिखा है, ये नंबर ऑफ सर्कमवैलेट पैपिला है। ये सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और साइज में सबसे बड़े होते हैं। टंग के पीछे की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं नियर सल्कस टर्मिनालिस। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला। मैं इस पैपिला को कैसे याद रखती हूं? फिलीफॉर्म पैपिला का मतलब ये वो पैपिला है जो पूरी सरफेस ऑफ टंग के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है? ये पूरी सरफेस ऑफ टंग को फिल कर कर रखते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फिलीफॉर्म पैपिला। मानवी लास्ट स्लाइड करूं, देखो। हो जाए तो बताना। डन? ओके, प्रेजेंट ऑन द entire surface of tongue, they are white in color, conical shaped, most numerous papilla, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पैपिला फिलीफॉर्म पैपिला है। पर इनकी सबसे खास बात, दे आर डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स। इनके पास कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती। तो ये पूरी सरफेस ऑफ टंग के ऊपर प्रेजेंट है,
टंग को एक रफ अपीयरेंस देते हैं, बट इनके पास कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? तो फिलीफॉर्म पैपिला को अगर अपन मार्क करें, व्हाइट कलर के हैं, ठीक है, ये रेड वाला एरिया में हटा रही हूं, ठीक। Okay, so these are filling the entire surface of tongue. This is filiform papilla, ठीक है। Next type of papilla we'll talk of is मुझे ये नेसेसरी इसीलिए है क्योंकि ये टंग को एक रफ सरफेस दे रहे हैं ताकि आपकी टंग जो है वो फूड को होल्ड कर पाए। स्लिपिंग ऑफ फूड को प्रिवेंट करेंगे, फूड को होल्ड करने में मदद करेंगे और टंग को एक रफ सरफेस देंगे, ठीक है। रफ सरफेस देने का मतलब है टंग को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। फंजीफॉर्म पैपिला, पिंक कलर्ड, प्रीवियस स्लाइड, ओके कर रही हूं, लो लिखो पहले। सर्कमवैलेट का कोई कलर नहीं है बेटा, डन। चले आगे। स्मॉल इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। इनका जो शेप है ये रिजेंबल करता है मशरूम को, इसीलिए इसका नाम पड़ा फंजीफॉर्म, ठीक। इंपॉर्टेंट बात, they are also present on the entire surface of tongue, but mostly present on anterior सरफेस। ये भी पूरी टंग की सरफेस पर प्रेजेंट है, पर सबसे ज्यादा ये एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट है। इसकी खास बात, दे गिव पिंक कलर टू टंग, ये टंग को पिंक कलर इंपार्ट करते हैं, ठीक है। लोकेशन अगर बनाए अपन इनकी, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा इंटीरियर पे, पर ये पूरी सरफेस ऑफ टंग पर प्रेजेंट होंगे। एंड दीज पैपिलास आर कॉल्ड एज फंजीफॉर्म पैपिला, ठीक है। नोटेड दिव्यान, वेरी गुड। अभी सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है, वेरी सून वील स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल पार्ट ऑल्सो। Next and the last type of papilla are called as foliate papilla. They are present on the sides of the tongue. ये टंग की साइड पर प्रेजेंट होंगे,
विल वी डू टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स? ऐसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट व्हेन वी विल टॉक ऑफ द चैप्टर इम्यूनिटी वहां पर अपन देख लेंगे थोड़ा बहुत टॉन्सिल अगर अपन ने डिस्कस करा तो, अदरवाइज यहां पर तो इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द टंग, और यहां पर एक पर्टिकुलर टर्म यूज करेंगे अपन, मिड लैटरल। मैंने आपको कल की क्लास में या परसों की क्लास में बताया था, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, लैटरल मतलब साइड में। अब अगर मैं बोलूं मिड लैटरल, तो मिड लैटरल का मतलब होगा साइड के बीच में। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहां होगी, पहले लोकेशन मार्क कर लेते हैं, यहां। So these are called as foliate papillae. ठीक है, this is called as foliate papillae. Hello Nazil. Important बात, they are vestigial in case of humans. ये प्रेजेंट तो है बट ह्यूमंस में ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल का मतलब है दे आर नॉन फंक्शनल, ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ये नॉन फंक्शनल है। दे आर फंक्शनल इन केस ऑफ, दे आर फंक्शनल इन केस ऑफ एनिमल्स लाइक rabbits and अदर मैमल्स, और इनके केस में इसकी शेप होती है लीफ शेप। जनरली यहां पे अदर मैमल्स का मतलब है हर्बीवोरस, ये जनरली हर्बीवोरस एनिमल्स के केस में फंक्शनल है, बट ह्यूमंस के केस में ये वेस्टिजियल है, और हर्बीवोरस एनिमल्स और रैबिट्स के केस में जहां ये फंक्शनल है, इनकी शेप कैसी होती है, लीफ शेप्ड होती है। ठीक है, ओके। वॉल्डेयर्स रिंग, वॉल्डेयर्स रिंग अब सिलेबस का पार्ट है नहीं वैसे, ठीक है, बट आपने टॉपिक छेड़ा है तो लास्ट में, मतलब जब डाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वॉल्डेयर्स रिंग पढ़ा दूंगी, या फिर जब मैं ब्रीदिंग वाला पार्ट लूंगी तब मैं आपको वॉल्डेयर्स रिंग पढ़ा दूंगी फॉर श्योर। ठीक है नाजिल, ठीक है। नो नो मानवी, दे आर नॉट ब्लू इन कलर, मैंने सिर्फ मार्क करने के लिए बना दिया है। ठीक है, डू यू सी एनीथिंग ब्लू इन योर, ब्लू ऑन योर टंग? यू डोंट, है ना। सो जनरली ये व्हाइट कलर के, पिंकिश रेडिश कलर के ही होंगे सारे, और ये आप फिलीफॉर्म पैपिला तो आप आराम से देख सकते हो, आपकी पूरी सरफेस ऑफ टंग के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, डॉग्स आर नॉट हर्बीवोरस, है ना, हर्बीवोरस मैमल्स के केस में ये लीफ शेप्ड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the papilla. Now muscles of the tongue इंपॉर्टेंट है। टंग के पास दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट है, वन इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक मसल एंड द अदर इज कॉल्ड एज intrinsic muscle. Extrinsic muscle and intrinsic muscle. वहां फंक्शनल है ना, वहां पर प्रॉपर लीफ शेप्ड है। ह्यूमंस के केस में ये स्लाइटली रिड्यूस्ड इन साइज है, छोटे हैं, प्रॉपर लीफ शेप नहीं है, बट हर्बीवोरस एनिमल्स, रैबिट जैसे एनिमल्स के केस में ये प्रॉपर लीफ शेप्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो एक्सट्रिंसिक मसल है, दिस इज फाउंड सुपरफिशियली, ये ऊपर की सरफेस पर प्रेजेंट है या आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, वेयर एज इंट्रिंसिक मसल जो है ये इनर पार्ट्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डीप पार्ट, और ये जो एक्सट्रिंसिक मसल है ये प्रेजेंट है सुपरफिशियली, बाहर की तरफ। ठीक, अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल का जो काम है वो अलग अलग है। क्या काम है? एक्सट्रिंसिक मसल टंग के आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जीभ बाहर निकालो, अंदर ले जाओ, बाहर निकालो, अंदर ले जाओ। तो ये जो आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसके लिए एक्सट्रिंसिक मसल रिस्पॉन्सिबल है। इंट्रिंसिक मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द टंग। जैसे आप करते हो ना ऐसे, है ना, टंग की शेप को चेंज करने के लिए, और साइडवेज मूवमेंट जो आप टंग का कर रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक मसल। क्लियर? ये लिखूं या लिख लोगे अपने आप? फॉर आउटवर्ड एंड inward movement, whereas this is responsible for changing the shape of tongue and sideways movement. क्लियर? लिख लेंगे। कृष बोल रहा है लिख दो, दिव्यांग तो बोल रहा है लिखो। चलो मैंने लिख दिया, नोट्स बना लो। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बातों से अपन चल रहे हैं। क्लास 8, 9, 10 तक के स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रही हूं। मैं ये बिल्कुल भी मान के नहीं चल रही हूं कि ये पार्ट आपको आता होगा। ठीक है, तो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता रही हूं। यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर अपन ने टंग फिनिश कर दिया है। एक टंग का डायग्राम था, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। ये देखिए, so this is the diagram of the tongue. You can clearly see this is the anterior part of the tongue which has taste buds, which has papilla. This is the oral part, also called as the papillary part. This is the posterior part. यहां पर sulcus terminalis होगी, यहां पर फोरामेन सीकम है, इसके आगे ये बड़े पैपिला सर्कमवैलेट पैपिला हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पैपिला मैं बना देती हूं क्योंकि विजिबल नहीं है। दिस इज द फिलीफॉर्म पैपिला। ये देखो, ये साइड में फोलिएट पैपिला है जो कि ह्यूमंस के केस में वेस्टिजियल है। ठीक है, अब इन्होंने ये एक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, तो ये एक्स यहां पर क्या होगा हमारा? पंजीफॉर्म पैपिला। तो आप इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं। दिव्यांग, द बिगेस्ट फोरामेन इज फोरामेन मैग्नम। ठीक है, इमिशरी फोरामेन इज देयर, बहुत सारे हैं ऐसे। तो फोरामेन ओवेल इज देयर। ठीक है, मानवी, बस मैंने ये डायग्राम ही बताया बेटा, इसको आप आराम से नोट कर सकते हो। ये लिंगुअल टॉन्सिल है और पीछे पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, चलें आगे। सो दीज आर दी नोट्स दैट वी हैव मेड। पूरे टंग के नोट्स कंप्लीट हैं। दिस इज द डायग्राम ऑन रिक्वेस्ट ऑफ दिव्यांग, मैंने बना दिया है। मसल ऑफ टंग पे आ रही हूं। These are the papilla. These are the muscles, extrinsic and intrinsic. Extrinsic muscle जो है वो superficially present है, intrinsic muscle जो है वो deep inside the tongue present है। Extrinsic muscle outward और inward movement of the tongue के लिए responsible है, whereas intrinsic muscle जो है it changes the shape of the tongue and it also helps in the sideways movement. कर सकते हो आप। टॉन्सिल से बेटा इम्यूनिटी में ही मदद करेंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, लास्ट पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी इज द टीथ। ठीक, टीथ की डेफिनेशन बताओ आज आप मुझे।
हाउ विल यू डिफाइन टीथ? ठीक है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी की फ्लोर बना दी टंग ने, रूफ बना दी आपकी पैलेट ने, अब बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है टीथ। सो हाउ विल यू डिफाइन टीथ? दिव्यान, वैभवी, मानवी, दांत, वेरी गुड, दांत तो है अभिज्ञान। हाउ विल यू डिफाइन टीथ? समथिंग विच इज यूज्ड टू च्यू, ओके। सो टीथ आर बेसिकली hard structures present in the buccal cavity, ठीक है। the origin of teeth is, teeth का जो origin है this is ectomesodermal, the origin of teeth is ectomesodermal। ectomesodermal वर्ड का मतलब है teeth are derived from ectoderm as well as mesoderm। ये जर्म लेयर्स में पढ़ा चुकी हूं, एक्टोडर्म सबसे बाहर की, एंडोडर्म अंदर की, और मीजोडर्म जो है वो मिडिल जर्म लेयर है, ठीक है। यस बोथ, यस जानवी, वेरी गुड, सबने राइट आंसर दिया है। तो टीथ हमारी बक्कल कैविटी के वो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनका ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एज वेल एज मीजोडर्म। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ टीथ। चलिए फटाफट स्टार्ट हो जाइए, टीथ के फंक्शंस बताइए। टीथ के फंक्शंस बताइए जल्दी से। ईटिंग, ठीक है, पहला फंक्शन हो गया च्यूइंग और स्पीच। स्पीच है ना, अगर आपके आगे के दांत नहीं हो, है ना, तो आप त ऐसी चीजें जो आप अपने पैलेट से बोल रहे हो, ठीक है, आप वो नहीं बोल पाओगे, है ना, हवा बाहर निकलेगी, ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर स्पीच। और हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं, पर्टिकुलरली हमारे चीक्स को एक प्रॉपर शेप देते हैं। अगर दांत नहीं हो तो हमारे चीक्स नेचुरल पाउट में चले जाएंगे। सोचो अगर दांत नहीं है तो नेचुरल पाउट बन जाएगा, है ना। सो टीथ जो है वो हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं, ठीक। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्थेटिक ऑफ आवर फेस। हमें सुंदर बनाने का काम दांत करते हैं। आप मानो या ना मानो, आई एम अ डेंटिस्ट, इसीलिए मैं ये बात नहीं बोल रही हूं, बट आप भी एग्री करोगे, पहली चीज जो आप किसी में भी नोटिस करते हो वो उसके दांत ही होते हैं, है ना। बोलते हो टेढ़े दांत हैं, पीले हैं, खाना फंस रहा था, ऊपर नीचे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, तो पहली चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं वो टीथ है। और टीथ हमारे फेस को एस्थेटिक बनाता है, सुंदर बनाता है, हमारी सुंदरता को एनहांस करता है, ठीक। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ टीथ। दे हेल्प इन च्यूइंग, दे हेल्प इन स्पीच, इट गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर एस्थेटिक्स, ठीक है। तो सोचो मुंह में दांत नहीं है, ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो दांत बहुत हेल्पफुल हैं हर चीज के लिए, है ना। बूढ़े लोग, ऐसे जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जिनके दांत वांत निकल जाते हैं, डेंचर्स पहनते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेंचर्स भी नहीं पहनते पर उनके मुंह में दांत नहीं है, तो वो एक चीज बोलते हैं कि दांत गया तो स्वाद गया, है ना। वो क्या बोलते हैं? दांत गया तो स्वाद गया। क्योंकि अगर टीथ नहीं है तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खा ही नहीं सकते। इमेजिन इफ यू डू नॉट हैव योर इंसाइजर्स, अगर ये आपके आगे के दांत नहीं है तो आप पिज्जा कैसे खाओगे? खा ही नहीं सकते, है ना। तो दांत गया तो स्वाद गया, इसलिए प्लीज डू
वेरी गुड केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन, दांतों का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक दांत है तब तक स्वाद है, ठीक है। हेल्प्स इन बिकमिंग एन एक्टर, हाउ कम दिव्यांग? कैसे दिव्यांग, जस्टिफाई करो, मेरा डाउट है ये। ओके, अब टीथ को पढ़ने के लिए हमें 3 टर्म समझने पड़ेंगी। ह्यूमन टीथ को पढ़ने के लिए 3 बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी है, डायफायोडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट। दैट मीन्स किसी भी वर्ड के पीछे अगर डोंट लग रहा है, दैट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीथ के बारे में बात करते हैं। जानवी, व्हाट गिव्स परफेक्ट शेप टू आवर टीथ, है ना। एक तो जानवी टीथ नहीं होता, टीथ होता है, टूथ सिंगुलर है, टीथ प्लूरल है। सो व्हाट गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर टीथ? इट इज द बेसिक एनाटॉमी। दांत की बेसिक एनाटॉमी ही ऐसी है, तो हर दांत एक प्रॉपर शेप में ही होगा अपने अपने फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। कोलगेट, अच्छा सॉरी दिव्यांग, माय बैड, मैं आपका जोक समझी नहीं, सॉरी। डायफायोडोंट, डायफायोडोंट टर्म का मतलब है, ध्यान से सुनो, ये बात इंपॉर्टेंट है। डायफायोडोंट मीन्स व्हेन 2 sets of teeth आर प्रेजेंट। अगर 2 सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट है लाइफ टाइम में, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायफायोडोंट। तो ह्यूमंस के पास 1 set is called as milk teeth and the other is called as permanent teeth। दूध के दांत और पक्के दांत। तो दूध के दांत जो है दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। देयरफॉर ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पैन में दांत जो हैं वो 2 सेट में आ रहे हैं। 1 set is milk teeth and the other set is permanent teeth. So this condition is called as डायफायोडोंट। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई है? नहीं दिव्यान, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा था बेटा, प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त रहो एकदम। डायफायोडोंट क्लियर है? अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिख दूं, अगर मेरी हाइट परमिट करे, हाँ कर गई, अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिखूं मोनोफायोडोंट, तो मोनोफायोडोंट का मतलब क्या होगा? मोनोफायोडोंट का मतलब होगा when only one set of teeth is present, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, वो रिप्लेस नहीं हो रहा है बाय एनी अदर टीथ, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोफायोडोंट। वेरी गुड, वेरी गुड, होशियार हो गए हो आप सब। एक बात तो है, हीट्रोडोंट, हीट्रोडोंट वर्ड का मतलब होता है when different types of teeth are present in when different types of teeth are present in the buccal cavity, the condition is called as heterodont। थैंक यू जानवी। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का मतलब हमारे मुंह में इंसाइजर्स हैं, हाँ या ना? देन वी हैव कैनाइन्स, देन वी हैव प्रीमोलर्स एंड वी हैव मोलर्स। तो हमारी बक्कल कैविटी में अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट है, देयरफॉर वी आर कॉल्ड एज हेटेरोडोंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अगर अब मैं यहां पर टर्म लिख दूं, मैं एग्जांपल्स बता रही हूं सबके, वेट करो 2 मिनट। अगर मैं यहां पर लिख दूं होमोडोंट,
अगर मैं यहां पर हेट्रोडोंट के साथ एक वर्ड ऐड कर दूं होमोडोंट, तो होमोडोंट का मतलब क्या होगा? व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, सारे दांत बक्कल कैविटी में एक जैसे हैं, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोडोंट। ठीक है। अच्छा, मोनोफायोडोंट के एग्जाम्पल्स पूछे मुझसे, इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं वेल, प्लेटिपस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है। दे हैव ओनली वन सेट ऑफ टीथ। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लो। होमोडोंट के एग्जाम्पल्स होते हैं शार्क, इनके सारे दांत एक जैसे होते, सारे दांत इनके पॉइंटेड है। सोचो अगर अपने भी सारे दांत एक जैसे होते तो अपन कैसे दिखते? ठीक है, लिख दिया मैंने प्रीता, एग्जाम्पल्स भी लिख दिए मैंने। शार्क, क्रोकोडाइल भी लिख लो आप, शार्क, क्रोकोडाइल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिख दिया मैंने, शार्क, क्रोकोडाइल। ठीक है, क्लियर? चलो, थीकोडोंट, थीकोडोंट को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। थीकोडोंट, when the root of the teeth is embedded in when the root of the teeth is embedded in bony socket, it is called as thecodont. Very good अभिज्ञान, absolutely correct. So थीकोडोंट में क्या होता है समझेंगे। सो दिस इज द टीथ, ठीक है, ये एक दांत है, दिस इज द क्राउन ऑफ द टीथ, ये क्राउन है टीथ का। क्राउन वो पार्ट है दांत का विच इज विजिबल इन द बक्कल कैविटी। ठीक है, दिस पार्ट इज विजिबल इन द बक्कल कैविटी, ये वो पार्ट है आपकी दांत का जिस पर आप ब्रश करते हो। ठीक, फिर वो पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, वो पार्ट ऑफ द टीथ विच इज नॉट सीन इज कॉल्ड एज द रूट। रूट और क्राउन को जोड़ने के लिए बीच में यहां पर नेक प्रेजेंट है। ठीक है, रूट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट विजिबल इन द, इट इज नॉट विजिबल इन द बक्कल कैविटी। क्लियर? ठीक है, जानवी मैंने होमोडोंट के एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, शार्क और क्रोकोडाइल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो ह्यूमन टीथ है उसकी जो रूट होती है दैट इज एम्बेडेड इन द जॉज। ये हमारे जॉज हैं, ये जॉ जो मूव करता है और एक जॉ जो फिक्स्ड होता है। ध्यान से सुनो, ये जॉ जो मूव होता है, दिस जॉ इज कॉल्ड एज मैंडिबल। हमारे पास 2 जॉज प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक है अपर जॉ और एक है लोअर जॉ। अपर जॉ जो होता है फिक्स्ड है, इमूवेबल है, और उस अपर जॉ को हम बोलते हैं मैक्सिला। लोअर जॉ जो है वो मूवेबल है और उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। सो वी हैव अपर जॉ मैक्सिला एंड लोअर जॉ मैंडिबल। तो इन जॉज के अंदर ये जो जॉ है बेसिकली ये बोन्स के बने हुए हैं। ठीक, तो इन बोन्स के बीच में कुछ गैप्स प्रेजेंट है, उन गैप्स के अंदर हमारी दांत की रूट एम्बेडेड है कुछ इस तरीके से।
द रूट ऑफ द टीथ इज एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। ये हमारा बोनी सॉकेट है, इसके अंदर हमारी दांत की रूट जो है वो प्रॉपरली फिक्स्ड है, इससे फर्मली अटैच्ड है, इसीलिए दांत इतना इजीली हिलता नहीं है, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहता है। व्हाई? बिकॉज इट इज एम्बेडेड इन अ बोनी सॉकेट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अगर दांत बोनी सॉकेट के अंदर प्रॉपरली एम्बेडेड रहता है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, hard palate is made up of two bones, maxillary bone and palatine bone. ठीक है, क्लियर? क्लियर यहां तक? एक सेकेंड, दिव्या ने क्या डाउट लिखा? दिव्या, लेट मी रीड। मैम आपने तो कहा हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। नो 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 दिव्यान, चेक द वीडियो अगेन। मैंने बोला था हार्ड पैलेट इज हार्ड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, मैक्सिलरी बोन एंड पैलेटाइन बोन। और ये जो लोअर जॉ है ये मैंडिबल है जो मूव करता है। ठीक है, ठीक है। मानवी कौन सी स्लाइड? ये ठीक है। जानवी वापस से समझो, हमारी दांत की जो रूट है वो बोनी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। इसको ऐसे समझो, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? सो दिस इज अ बोनी सॉकेट। ये क्या है? एक बोनी सॉकेट है। ठीक, इस बोनी सॉकेट के अंदर हमारे दांत की रूट एम्बेडेड है। ठीक है, दांत थोड़ा लंबा हो गया, छोटा दांत लेते हैं, ये लो। ठीक है, ये क्या है? ये बोनी सॉकेट है। इस बोनी सॉकेट के अंदर हमारा टूथ कैसे है? एम्बेडेड है इस तरीके से। सो व्हाट इज विजिबल टू यू इन द बक्कल कैविटी इज द क्राउन पार्ट, whereas the root part is tightly anchored in the bony socket. अभी क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। वेबोवी मैंडिबल, हाँ वेरी गुड अभिज्ञान, मैंने पैलेटाइन ही लिखवाया था। इट इज मैक्सिलरी, वेरी गुड अभिज्ञान। दिव्यान एक बार दोबारा से चेक करना। वेबोवी मैंडिबल का मतलब है लोअर जॉ। हमारे दो जॉज है ना, जब काटते हैं तो ये एक अपर जॉ है जो फिक्स्ड रहता है, लोअर जॉ है जो मूव करता है। Lower jaw is called as mandible and the upper jaw is called as maxilla. Done? Very good. Clear है? आगे चले, डेंटल फॉर्मूला पढ़ाऊंगी आज मैं। डेंटल फॉर्मूला, it is a formula which represents the number of teeth. It is a formula which represents the number of teeth in the buccal cavity. एक ऐसा फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट कर कर ये बताता है कि बक्कल कैविटी के अंदर कितने दांत हैं। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डेंटल फॉर्मूला। 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं मानवी, मैं समझा रही हूं। ठीक है, अब डेंटल फॉर्मूला इज डिफरेंट। इट इज डिफरेंट फॉर मिल्क एंड it is different for milk and permanent teeth. परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ के लिए जो डेंटल फॉर्मूला है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। यहां तक समझ में आ गई बात? यस, 2 1 2 3 इज करेक्ट। अब देखो डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बोर्ड को डिवाइड कर देते हैं। इधर लिखते हैं मिल्क टीथ और इधर लिखते हैं परमानेंट टीथ। ठीक, अब देखो इधर देखो सब। यस, वेरी गुड बच्चे, बहुत बहुत स्मार्ट हो गए हो। सपोज दिस इज द बक्कल कैविटी। सपोज ये बक्कल कैविटी है, तो बक्कल कैविटी को मैं डिवाइड कर देती हूँ। ध्यान से इधर देखना है, समझना है। इधर ही देखो, पहले लिखना छोड़ दो, कमेंट्स पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ मेरे पे ध्यान लगाओ।
बक्कल कैविटी को मैंने डिवाइड कर दिया अपर और लोअर पार्ट में, है ना, ऐसे इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर दिया इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ठीक, अब एक और इमेजिनरी लाइन से मैंने इसको डिवाइड कर दिया राइट साइड और लेफ्ट साइड। क्या ये डिवीजन क्लियर है? क्या ये डिवीजन क्लियर है? तो ये वाला पार्ट हो गया राइट अपर 1/4, ये हो गया लेफ्ट अपर 1/4, ये हो गया लोअर लेफ्ट 1/4, ये हो गया लोअर राइट 1/4। क्या यहां तक समझ में आ गया? बल्ब जल रहे हैं, शाबाश, बल्ब जलाते रहिए। सो क्या मैं इस एक हाफ को क्वाड्रेंट बोल सकती हूं? दिव्यान, क्या मैं इस एक हाफ को क्वाड्रेंट बोल सकती हूं? मानवी, वैभवी, अभिज्ञान, क्या मैं इस एक हाफ को क्वाड्रेंट बोल सकती हूं? बोल सकती हूं, ठीक है। तो इस एक क्वाड्रेंट में जितने दांत होंगे उतने ही दांत इस क्वाड्रेंट में होंगे, उतने ही दांत इस क्वाड्रेंट में होंगे, उतने ही दांत इस क्वाड्रेंट में होंगे, कंसिडरिंग आइडियल सिचुएशंस। सो इफ वी टॉक ऑफ परमानेंट टीथ, so how many permanent teeth do we have? We have 32 permanent teeth. We say it as 32C. इसको 32C क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी बक्कल कैविटी के अंदर 32 दांत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये 32 दांत कैसे प्रेजेंट है देखो। सो द डेंटल फॉर्मूला इज 2 1 2 3, where this 2 represents नंबर ऑफ इंसाइजर्स। 2 इंसाइजर्स हैं एक क्वाड्रेंट के अंदर। 1 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कैनाइन, तो हमारे पास एक कैनाइन है। दिस 2 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रीमोलर्स, सो वी हैव 2 प्रीमोलर्स एंड वी हैव 3 मोलर्स। सो 2 1 2 3 इज द डेंटल फॉर्मूला। यहां पर भी 2 1 2 3 प्रेजेंट होगा, यहां पर भी 2 1 2 3 प्रेजेंट होगा, यहां पर भी 2 1 2 3 प्रेजेंट होगा। सो 2 1 2 3 इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर अडल्ट्स, जिसके मुंह में 32 टीथ प्रेजेंट है। सो देयर डेंटल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड एज 2 1 2 3। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है रश्मि? वेरी गुड। 2 1 2 3 क्लियर। अब यही कंसेप्ट अपन मिल्क टीथ पर अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द जॉ, अपर एंड लोअर, राइट एंड लेफ्ट. So it is represented as 2102, where 2 stands for number of incisors, 1 is number of canine, 0 premolars and 2 molars. So milk teeth का टोटल नंबर कितना हुआ कैलकुलेट करके बताओ. हाँ दिव्यान, आइडियल सिचुएशंस लिए हैं मैंने. आइडियल सिचुएशंस सारे कंडीशंस डिस्कस करेंगे. आइडियल सिचुएशन में 2123 इज अ डेंटल फॉर्मूला. कैलकुलेट करके मुझे फटाफट बताओ मिल्क टीथ में कितने दांत प्रेजेंट हैं. 2102 2102 28 कैसे हो गया दिव्यान? 20. हरिओम एक बार चेक करो अपना कैलकुलेशन. सो मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर. 2102 2102 2102 2102. तो 2 + 3 4, 4 और 2 5, 5 4 जा 20. सो मिल्क टीथ कितना इन नंबर है? 20 इन नंबर. ठीक है, क्लियर है. अब ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल है ना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी जैसा चल रहा है. अब यहां से मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक, देखते हैं किसको समझ में आया, कौन मुझे जवाब देगा. Are humans diphyodont or monophyodont or
और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लॉजिकली सोचो और इसका मुझे जवाब दो। लॉजिकली सोचो और जवाब दो। क्या ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली डाइफायोडोंट है? क्या ह्यूमंस कंप्लीटली मोनोफायोडोंट है? या फिर ह्यूमंस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है? ठीक है, मेरे हर क्वेश्चन पे एक छोटा स्टार लगाया हुआ होता है, जिसका मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, और मेरी सिर्फ एक ही टर्म और कंडीशन होती है, मुझे हर चीज का रीजन चाहिए। ओके, मानवी ने आंसर दिया डाइफायोडोंट, प्रिथा ने आंसर दिया डाइफाइड, वैभवी का फर्स्ट आंसर आया कॉम्बिनेशन, दिव्यान कॉम्बिनेशन, नताली कॉम्बिनेशन। मानवी लास्ट स्लाइड प्लीज लो। मुदित मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट तो मत बोलो बेटा, मोनोफायोडोंट तो नहीं है, ह्यूमन बींग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कैसे मैं एक्सप्लेन करती हूं? मानवी डन? देखो समझो, इधर इंपॉर्टेंट है, यही लास्ट टॉपिक है बस आज का। मानवी ने आज अपना सवाल नहीं पूछा, मैम ये क्लास कब तक चलेगी? यस, वेरी गुड दिव्यान। मिल्क टीथ में यहां लिखो दांत, चेक लिस्ट बनाते हैं। इंसाइजर्स है मिल्क टीथ में, परमानेंट टीथ में, एक एक क्वाड्रेंट में कितना नंबर है? 2-2। ठीक है, चलो डन। कैनाइन मिल्क टीथ में भी है, परमानेंट टीथ में है, दोनों का नंबर 1-1, चेक। प्रीमोलर्स मिल्क टीथ में है ही नहीं, यहां पर है कितने? 2, यहां पर एब्सेंट। मोलर्स यहां पर 2, यहां पर 3, दैट मीन्स यहां पर 1 मोलर इज एक्स्ट्रा। दैट मीन्स प्रीमोलर्स और ये 1 मोलर एक्स्ट्रा है, मतलब ये वो दांत हैं जो मिल्क टीथ में कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ कहां आए? ये सिर्फ और सिर्फ परमानेंट डेंटिशन में आए हैं। तो वो दांत जो जिंदगी में एक ही बार आ रहे हैं, दे आर नोन एज मोनोफायोडोंट। तो प्रीमोलर्स और थर्ड मोलर, जिसको आप अक्कल दाढ़ बोलते हो, जिसको आप विजडम टीथ बोलते हो, वो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं। सो वो दांत मोनोफायोडोंट हैं, बाकी सारे दांत जिंदगी में 2 बार आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डाइफायोडोंट। सो आइडियल सिचुएशन में ह्यूमन बींग्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनो एंड डाइफायोडोंट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, तो आप डाइफायोडोंट पर ही टिक करोगे। बट एक्चुअली में 12 दांत ऐसे हैं जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, और बाकी 20 दांत ऐसे हैं जो लाइफ में 2 बार आ रहे हैं। तो 12 टीथ इंक्लूड्स योर प्रीमोलर्स, 4 ऊपर 4 नीचे, दैट इज 8, और 4 थर्ड मोलर्स, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 12। तो ये 12 दांत जिंदगी में एक बार आ रहे हैं, और जो 20 दांत हैं वो लाइफ में 2 बार आ रहे हैं। सो दे आर डाइफायोडोंट, whereas प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर्स आर considered to be a part of monophyodont dentition because they are coming once in a lifetime. ठीक है बेटा, विजडम टीथ जो है वो परमानेंट डेंटिशन का पार्ट है। ठीक है, ओके अभिज्ञान, यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ जो है वो 100% परमानेंट डेंटिशन का पार्ट है। प्रीमोलर्स भी 100% आपकी परमानेंट डेंटिशन का पार्ट है। ठीक, क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास व्हेन वील मीट, ये तो डायग्राम्स आ गए, चलो स्लाइड्स भी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास व्हेन वील मीट, वील टॉक ऑफ salivary glands, then we'll start with pharynx, esophagus and stomach. ठीक है, I think I'll take another 3 lectures more to finish with digestion and absorption,
ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी से कंसेप्ट बिल्ड होता है और NSE-JS एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन से इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते थे। यस, रैशनलाइज सिलेबस में इस चैप्टर को 11th NCERT से हटा दिया गया है, पर NSE-JS में इट इज एक्सपेक्टेड कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यहां तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ में आई होगी। अभिज्ञान वेलकम। वी विल डू आवर ह्यूमन फिजियोलॉजी इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मंथ्स, आई कांट से, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ा के आगे चलती हूँ, है ना। आई एम इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग नोट्स, आई डू नॉट कैरी PPTs विद मी, तो मुझे लिखने का भी टाइम निकल जाता है। बस लेट अस सी कितना लेक्चर लगेगा। आई थिंक जुलाई और मिड ऑफ अगस्त तक we would be in a position to complete with human physiology. I am thinking to conduct the classes on regular basis, but मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है बिकॉज मेरा भी रूटीन थोड़ा सा मतलब उतना बैंडविड्थ नहीं आ पा रहा है, बट लेट अस सी, है ना। अपन काफी सारी मेजर चीजें कवर कर चुके हैं। सेल हो गया है, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, ये 3 बहुत मेजर टॉपिक्स आपके खत्म हो गए हैं। ह्यूमन फिजियो खत्म होने के बाद बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस। जो भी होगा, जैसा भी होगा, अपन म्यूचुअली डिसाइड कर सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। बट यस, आप मान के चलो अभी कि आज की डेट से अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लग जाना चाहिए ह्यूमन फिजियो को खत्म होने में, ठीक है। ना जानवी, NSE-JS का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। मुझे क्या चेक करना है क्लास में कर लूंगी बेटा, जो चेक करवाओगे वो चेक कर लूंगी मैं, ठीक है। फिक्स सिलेबस नहीं है, बट हाँ ऐसे बोला जाता है, समझा जाता है ओवर द इयर्स पढ़ा के एक्सपीरियंस से कि 11th-12th NCERT के मेजर टॉपिक्स हमको खत्म करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। देयर इज वायरल आउटब्रेक, सीजनल फ्लू है, सीजनल वायरल है, हम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एवरी डे काउंट्स, सो प्लीज टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो अगर आपको समझ में आया है, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।